दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है इंतज़ार आखिर पूरा हुआ। बुआ, कल आओ ना मेरे कैंपस में। मोहित ने कल फ़ोन पर मनोहार किया था। मोहित, छुट्टी है तो तू आ जाना घर पर। मैं भला तेरे कैंपस में आकर क्या करूँगी। मैंने टालने की पूरी कोशिश की थी, पर मोहित के सामने एक ना चली। आओ ना बुआ, प्लीज़ आ जाओ ना मेरे कैंपस में। एक ज़रूरी यानी बहुत ही ज़रूरी बात है और उसके लिए तुम्हारा आना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, कैंपस तुम्हें दूर लग रहा है तो सीपी में आ जाओ। निरुला में शाम लगभग 5 बजे। मैं क्लास के बाद वहाँ पहुँच जाऊँगा। थोड़ी देर हो तो लौट मत जाना। और हाँ प्लीज़, फूफा जी को मत लाना, अकेले ही आना। मोहित मानो हड़बड़ी में अपनी सारी बातें भाग भाग कर कहे जा रहा था। और हाँ बुआ, अब मम्मी को अभी के अभी रिपोर्ट मत कर देना, समझी। अभी मत फ़ोन कर देना, ये हमारा सीक्रेट रहेगा। यानी मामला कुछ तो गड़बड़ है, जो मोहित बाबू से मिलकर ही पता चलेगा। मैंने अच्छे बच्चे की तरह उसकी सभी बातों को मान लिया और कैब कर सीपी जाने को निकल पड़ी ताकि 5 बजे तक वहाँ पहुँच ही जाऊँ। मोहित, मेरे इकलौते भाई का एकमात्र बेटा, जो दिल्ली में एक प्रतिष्ठित कॉलेज में इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर का छात्र है, जिसका एक बड़े पैकेज के साथ प्लेसमेंट हो चुका है। बहुत महीनों के बाद उसका इस तरह चेक कर बात करना मुझे खुशी दे रहा था। मैं भी खुद को रोक नहीं पाई, पर उस कतरा भर खुशी की किरण को अंजूरी में भरने के लिए मैंने ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया कि क्यों बुलाया होगा, क्या काम होगा, उसने मुझे भला क्यों कहा। अच्छा बुरा जो भी कारण हो, देख लेंगे। अब बुरा घटने की आशंका से डर लगना लगभग ख़त्म हो गया है। किस्मत को समझ लेनी चाहिए कि हद से ज़्यादा सताने से डरने की हद भी समाप्त हो ही जाती है एक सीमा के बाद। मैं बस वहीं के लिए चल पड़ी थी। पिछले 2-3 सालों से मोहित परेशान ही रहा है। उसके हॉस्टल आने के बाद पहले उसके मम्मी पापा की आपसी मनमुटाव की भनक, और फिर पापा की बिगड़ती तबीयत और उनका हमेशा के लिए चले जाना। घर पर अतिरिक्त स्नेह सुरक्षा में पला बड़ा मेरा भतीजा हॉस्टल आते ही हकीकत की धरा पर लगभग हिचकोले खाने लगा था। पहले हॉस्टल में एडजस्टमेंट में दिक्कतें आईं और बाद में घरेलू फ्रंट पर भी। पिता को खोने के गम से उबरा भी नहीं था कि कैंपस में प्लेसमेंट की हलचल शुरू हो गई। वह तो भतीजा मेरा काफ़ी इंटेलिजेंट है कि उसकी अच्छी सी कंपनी में नौकरी लग ही गई, वरना जिन हालात से वह गुज़र रहा था वह बड़ा ही अवसादपूर्ण रहा था। इस तरह आज उसका चहकना मेरे मृतप्राय मन प्रांगण में भी सुरीली तान सी छेड़ गया हो मानो। उस तान से ताल मिलानी भी मैं भी कुछ अच्छा सा पहनकर निकल पड़ी। मेरे मायके का इकलौता चिराग मोहित, उसको देखकर हृदय में मानो खून बढ़ जाता है खुशी के कारण। कुछ महीनों से जब भी हम मिलते, एक दूजे से आंसू छिपाने के चक्कर में बातें भी नहीं कर पाते और नज़र भी नहीं मिला पाते थे। भाई ना सही, कम से कम सौभाग्य से उसकी निशानी तो है। मन में मैं सोच रही थी कि आज मोहित से अनिल की कोई भी बात नहीं करूँगी, पर अनिल तो हर वक्त मानस पर साधिकार कब्जा किए हुए हैं। भूलने या याद रखने जैसी कोई गुंजाइश ही शेष नहीं है। अनिल, हाँ अनिल, मेरा भाई, मेरा जुड़वा। उसके जाने के बाद से ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। कैब सिग्नल पर अभी रुकी हुई थी, पर मन गतिमान था। भाई को गुजरे कोई 1.25 साल हुए होंगे, पर हम तो उसके गुजरने के कुछ पहले से ही शोक निमग्न हो गए थे। उसके पहले तो हम खुश थे। जब मौसी की बेटी की शादी में हम सब मौसेरे ममेरे भाई बहनों का मेला लगा था, हम बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। कभी साथ साथ एक आंगन में
गर्मियों की छुट्टियां बिताने हम सब देश विदेश में अपनी अपनी दुनिया में मग्न रहते हैं। शादी ब्याह जैसा मौका तो बहाना हो जाता है आपस में मिलने मिलाने का, अपना बचपन फिर से जीने का, अपने भाई बहनों के चेहरों पर वक्त की कलाकारी देखने का। सिम्मी की शादी की आपाधापी में भी सब ने नोटिस किया अनिल के लड़खड़ाते कदमों को, उम्र से अधिक बुढ़ाते चेहरे और सुस्ती को। सबको हमेशा हंसाने वाला, सबका मजाक बनाने वाला अनिल इस बार थोड़ा सा खामोश सा बस सबको निहार रहा था, मानो वहाँ होते हुए भी वह वहाँ नहीं था। हाँ, इस बार हंसी मजाक की जिम्मेदारी उसकी जगह उसके बेटे मोहित ने उठाई हुई थी। अपने नए नए स्टाइलिश कपड़ों में हमेशा की तरह मेरा भाई सजीला दिख रहा था। मैंने उससे अकेले में एक बार कहा भी, क्या बहुत डाइटिंग कर रहे हो जो लगातार सूखते जा रहे हो? मैंने डाइटिंग करके खुद को मेंटेन किया है मुटल्ली अनिला, जल मत। फिर देर तक मैं उसके साथ उलझी रही कि मैं मोटी नहीं हूँ। संगीत वाले दिन जब सब भाई बहन स्टेज पर एक साथ डांस कर रहे थे तो उस दिन नानी का आंगन मानो डांस फ्लोर बन गया था। वह लगातार एक दूसरे के साथ नाच रहे थे। वह खुशी अप्रतिम थी। लाख दोस्त हों पर अपने तो अपने ही होते हैं और अपनों की संगत सबसे प्यारी। अनिल बार बार स्टेज से उतर जाता और एक कुर्सी पर निढाल सा बैठ जाता। मैं देख रही थी। सना मेरी भाभी बार बार उसे खींच कर लाती। दोनों को एक साथ यूं नाचते देख खुशी से मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मेरी आंखें नम हो गई थी। वैसे भी मुझ जैसे इमोशनल फूल लोग सुख दुख दोनों को आंसू से ही प्रकट करते हैं। शादी वाले दिन उससे कुछ विशेष बातें नहीं हो पाई और अगली सुबह अनिल और सना की फ्लाइट थी। हम सब रात्रि जागरण के बाद सोए ही थे, तभी वे दोनों जबलपुर के लिए निकल गए थे। एक झटके के साथ टैक्सी चल पड़ी। ग्रीन सिग्नल हुआ होगा तभी गाड़ी चली है। मेरी तंद्रा टूटी। सिमी की विदाई के पश्चात यादों की भर भर गठरियाँ लादे हम सब विदा हुए। ऐसे पारिवारिक मिलन एक नई स्फूर्ति, एक नव शक्ति का संचार कर जाते हैं। अपनों के होने का एहसास बहुत ही अद्भुत और प्यारा होता है। मोहित, मैं और उसके फूफा साथ ही एक फ़्लाइट से दिल्ली लौटे। लौटते समय मोहित कुछ अनमना और उदास सा दिख रहा था। मुझे लगा कि छोटा ही तो है, पापा मम्मी से अलग हो हॉस्टल जाने के नाम से उदास होगा। उदास ना हो बच्चा, मैं तो इसी शहर में ही हूँ। गर्मी की छुट्टियों में तो जबलपुर अगर जाना चाहो तो जाना ही है। मैंने भतीजे के बालों को सहलाते हुए कहा। बुआ, आज सुबह जबलपुर जाने से पहले पापा मम्मी में बहुत भारी झगड़ा हुआ। मैं भी उसी कमरे में था। मुझे मम्मा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब वे पूरे रास्ते रोते हुए गई होंगी। कल कितनी खुश दिख रही थी और आज सिर झुकाकर रुआंसा हो। हाथों से मोबाइल को घुमाते हुए मोहित ने कहा तो एक क्षण को मैं कांप उठी और फिर सिर झटकते हुए कहा, अरे सबके पापा मम्मी में झगड़े होते हैं। एयरपोर्ट जाने के रास्ते में सुलह भी हो गई होगी। कहने को तो मैंने कह दिया, पर मोहित की मुख मुद्रा मुझे कुछ चिंतनीय लगी थी। टैक्सी फिर किसी सिग्नल पर रुक गई। शायद रेड सिग्नल आया होगा। ब्रेक के झटकों ने वर्तमान में लाकर एहसास करा दिया। उफ, क्या करूं अनिल, तुम कभी मानस से कब्ज़ा छोड़ते ही नहीं। उसका जाना मुझे बेहद खलाता। माँ की कोख से साथ था हमारा। ऐसा लगता है मानो किसी ने मेरे तन से मांस नोच लिया हो। तुम यूँ हमें बिलखता हुआ कैसे छोड़ गए कि आज तक विश्वास भी नहीं होता कि तुम यहाँ पर नहीं हो। सना तो अब तक सहज नहीं हो पाई है। उससे बातें करने में अब डर लगता है क्योंकि उसकी रुदन की बाढ़ में
मेरी मिट्टी की नकली हिम्मत जल्दी ही टूटकर बिखर जाती है। फिर हम दोनों की ही धैर्य की नैया डूबने लगती है। भाई बहन से ज़्यादा हम दोस्त थे। वह अनिल, मैं अनीला। सिम्मी की शादी से लौटने के कुछ दिनों बाद अनिल की खराब तबीयत की खबर आने लगी थी। सना हर दिन बताती कि अनिल की भूख खत्म हो गई है, बुखार जा ही नहीं रहा। फिर एक दिन मेरे पति ने फ़ोन पर लगभग डांटते हुए उन्हें कहा, अब जबलपुर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, दिल्ली आकर ढंग से पूरा चेकअप करवा लो, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या तबीयत है। तब जाकर दोनों दिल्ली आए। आते ही उसने एक अस्पताल में खुद अपनी मर्ज़ी से भर्ती ले लिया। उसके जीजा ने उससे कहा भी कि इससे बेहतर और कई अस्पताल हैं। यह अस्पताल तो महिलाओं की बीमारियों के लिए ही प्रसिद्ध है। अनिल का तर्क था कि अब यह भी नहीं पता कि बीमारी आखिर है क्या, तब फिर किसी भी अस्पताल में क्यों जाएं? जब तक जांच होगी उसके बाद क्या बीमारी है उसी हिसाब से उस भी अस्पताल में चलेंगे। यह कहकर अनिल ने सबको चुप करा दिया था। अनिल का शरीर और मुरझा गया था। उसकी बेचैनी असहनीय थी। अचानक मौसम बदल गया। वसंत के बाद अब पतझड़ आ चुका था। अभी महीना नहीं हुआ था जब हम सब सिम्मी की शादी में आपस में खुशियों में सराबोर थे। सच, वक्त से ज़्यादा चंचल कोई नहीं। पल भर में दुनिया पलट जाती है। हम सब अनिल को थामने की कोशिश में लगे थे और वह हाथ छुड़ाने की। डॉक्टर जांच पर जांच कर रहे थे पर रोग की जड़ लापता थी। सना केबिन के कोने में बैठ अनवरत रोती ही रहती। उसकी बीमारी की खबर सुनकर एक एक कर अपने सगे संबंधी फिर मिलने आने लगे। वही जिनके मुस्कुराते चेहरों को दिल में समेटे शादी समारोह से वापस लौटी थी, पर इस बार सबके चेहरे गमगीन थे। अनिल भी याद कर कर सभी को फ़ोन कर मिलने के लिए बुला रहा था। सबके हाथ थाम रोता, छोटों को कुछ सलाह देता और बड़ों से आशीर्वाद मांगता। तुम दोनों माँ बेटा अब देख लो कैसे रहना है, मैं तो अब चला, अनिल सना को कहता रहता। मुझे उसकी इस फालतू सी अप्रासंगिक बातों पर बहुत गुस्सा आता और मैं उसको डांटती। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर मरने की बात क्यों करना? अनिल, तुम मेरी भाभी को बहुत सताते हो। मैं आंसू भरी आंखों को तरेरती हुई लगातार उसको कहती और डांटती रहती। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसके स्वास्थ्य में और तेज़ी से गिरावट दर्ज होने लगी थी। कभी अचानक कहीं दर्द तो कभी कोई एलर्जी, कभी कोई इन्फेक्शन तो फिर कभी बुखार। भूख तो बहुत दिनों से लगनी बंद ही थी। शरीर सूखता जा रहा था और उसकी कमज़ोरी एवं बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उस दिन सना को ज़बरदस्ती घर भेजकर दिन में भाई के सिराने में बैठी थी और देखा कि वह मुंह दूसरी तरफ करके सुबक रहा है। क्या हुआ अनिल, क्या कहीं दर्द हो रहा है? मैंने घबराते हुए पूछा। उसने मेरी हथेलियों को थाम लिया। उसके ठंडेपन ने मेरी रीढ़ को सिहरा दिया। दीदी, मुझे अब नहीं जीना है, बहुत जी चुका। मैं उससे 2 मिनट बड़ी थी। कभी कभार विशेष अवसरों पर ही उसने मुझे दीदी कहा होगा। मैं बिल्कुल चौंक कर उसके निस्तेज हो चुके चेहरे को देखने लगी। वह मानो वहाँ होते हुए भी नहीं था। चमकता चेहरा स्याह पड़ चुका था, शरीर कृशकाय और हंसी खो चुकी थी। दीदी, उसके बिना अब और नहीं जी पाऊँगा। सालों साल मैंने उसके बिना जी कर देख लिया। अब मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। अब और सब ठीक है का झूठा मुखौटा लगाकर नहीं जिया जाता। पापा ने जो कहा मैंने चुपचाप मान लिया। उनकी खुशी के लिए 22-23 वर्ष मैंने एक धर्म की तरह गृहस्थी का पालन किया है। सना को कभी अंतर्मन में उतार ही नहीं पाया, क्योंकि मन ना हुए 10-20, मेरा मन तो सदैव आबाद रहा केवल सुमन की सुवास से।
पिताजी ने सुमन को मेरे जीवन से विलग भले ही कर दिया, पर यह वास्तव में कभी अलग हुई ही नहीं। अब मन, मानस और मस्तिष्क में निकलने के दरवाजे नहीं होते हैं। हमारे पिताओं ने हमारे शरीर भले दूर दूर रखे, पर हमारी आत्मा जो वर्षों पहले एक हुई थी, उन्हें जुदा नहीं कर पाए। मुझे अब उसके पास जाना है। मैं अब और अपनी आत्मा के बगैर यहाँ नहीं रह सकता, अनिल बुदबुदाते हुए कहे जा रहा था। मैं हतप्रभ होकर उस सुनामी के वेग को महसूस कर रही थी जो अब तक उसने सीने में थी। वर्षों पहले पिताजी ने उसके साथ ही पढ़ने वाली सुमन से उसे विवाह की अनुमति नहीं दी थी और अपने दोस्त की डॉक्टर बेटी सना से उसे शादी के लिए बाध्य किया था। वह बीता वक्त दृष्टता से सामने आ खड़ा था। अनिल का वह गिड़गिड़ाना, पिता के पैरों पर गिर जाना, सब याद आने लगे थे। यादों के झंझावात में स्मृतियों के कपाट अब चरमराते हुए सिर पटकने लगे। सुमन वैसे कोई अनजान थोड़े ना थी। हम तीनों स्कूल के ज़माने के दोस्त थे। फिर अनिल और सुमन ने साथ ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। जान पहचान, दोस्ती कब प्यार में बदल गई, शायद दोनों ही जान नहीं पाए। पर यह प्यार इतनी रूह तक उतरा होगा कि 100 अनिल की ब्याहता इतने वर्षों तक हृदय द्वार की चौखट पर ही बैठी रह गई। यह सब महसूस हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की थी, पर हमारे पापा और सुमन के पापा ने बच्चों के प्यार को अस्वीकार कर आपसी खुन्नस निकाली थी। काश कि माँ जीवित होती हमारी, तो शायद अनिल के मन को पढ़ पाती और पापा को समझा पाती। बच्चों की छोटी बड़ी मांग पूरी करने को तत्पर पिता शादी जैसे विषय पर अड़ियल टट्टू बन बैठे। नतीजा, अनिल आज तक दुलतियाँ खा रहा है। मैं हैरान उसके दिल के उद्गारों को सुन रही थी। वर्षों पुरानी यह फांस इतनी गहरी धसी हुई थी मेरे सहोदर के हृदय में। यह सोचकर एक अजीब सी विचलन हो गई, पर अनिल वहीं रुका रह गया। इसका भान ना हुआ कभी। मुझे अनिल के ब्याह की याद आने लगी। कैसे परकटे पंछी की तरह वह तड़प तड़प कर रोया था जब पापा ने सना के पापा संग सारी बातें फाइनल कर अनिल को आदेश किया था कि वह उससे मिल ले। आज का बच्चा होता तो शायद फांसी लगा लेती और या फिर विद्रोह करता, पर तब शायद बच्चे माता पिता के आगे घुटने टेक ही देते थे, अपनी ज़िंदगी उनकी अमानत मानकर। पर यह अमानती जीवन अनिल को रास ना आया। इतने सालों बाद यह सच्चाई बड़ी क्रूरता से आंखें चार कर रही थी। सना विदा होकर घर आ गई थी। बगल के कमरे में रोते अनिल संग मैंने सुमन के सारे फ़ोटो जलाए थे जो उसके एल्बम में थे। साथ ही जला दी थी मैंने वो चिट्ठियाँ जो अनिल ने मुझे लिखी थी जब पापा उसकी बातें नहीं सुन रहे थे। उसने अपने दिल की बातें तब मुझसे शेयर की थी। वे चिट्ठियाँ नहीं, दस्तावेज़ थे उसके और सुमन के स्नेह बंधन के। कितने वर्ष तक दोनों ने अपनी भावनाओं को उजागर नहीं होने दिया था। शायद शुरुआत में वे ही बेखबर रहे थे अपनी भावनाओं से। वक्त पर, यानी जब नौकरी की शुरुआत हुई, तो दोनों ने खुद को एक ही नाव में पाया। सुप्त एहसासों ने अंगड़ाई ली और प्रेम के ताप को महसूस किया दोनों ने। पर पिताजी ने उनकी एक ना सुनी। पिताजी ने एक बचकानी हरकत समझकर उसके प्रेम अकुरण के नव अनिल का विच्छेदन किया था। उसकी जड़ें इतनी गहरी फैली हुई थी उन दोनों दिलों में जिसका उन्हें भान ही नहीं हुआ। हिंदी फिल्मों की तरह शादी हो गई, सब ठीक हो गया मानकर हम सब आगे बढ़ चुके थे। एकाध अवसरों के अतिरिक्त मैंने अनिल को कभी फिर इस बात का जिक्र करते नहीं देखा था, ना ही सुमन को याद करते देखा। अनिल की शादी के बाद उसी वर्ष सुमन भी दुल्हन बनकर विदा हो गई थी। सबने मान लिया कि जीवन अब ढर्रे पर आ गया है। देखा जाए तो सब सुख तो था ही। फिर एक दिन तब फ़ोन पर पूछा, क्या सचमुच सुमन नहीं रही? एक लंबी चुप्पी पसरी रही। यानी भाई आज भी उसकी खबर रखता है। हाँ, सचमुच वह बेटी के जन्म के वक्त ही गुजर गई।
मैं गई थी अनिल उसके घर। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कितनी कम उम्र लिखा कर लाई थी बेचारी, वरना आज ये मातम हमारे घर मनता। मैंने सुमन की मौत को ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए कहा था, वरना दर्द की अनुभूति गहरी ही थी, पर मैंने उसे दबा दिया था। मौत कभी अच्छी नहीं होती दीदी, गंभीर स्वर में उसने कहा था। मैंने तो अनिल को यह बताया ही नहीं था कि उसके घर जाने पर उसके पति ने मुझसे क्या पूछा था। ओह, तो आप ही अनिला हैं, सुमन की बचपन की सहेली? क्या वह शुरू से ही ऐसी थी, जिंदगी के प्रति अति उदासीन? जाने मुझे क्यों ऐसा लगा कि वह कुछ कहना चाहता था, या फिर वह जिंदगी से खुश नहीं है। हमेशा लगता मानो खुद को ज़बरदस्ती धकेलती जा रही है। सोचा कि मातृत्व के बाद शायद वह खुश रहने लगे, पर एक कर्तव्य की तरह इसे भी निभाकर वह चल बसी। डॉक्टर भले ही अत्यधिक रक्तस्राव कारण कहे, पर मुझे लगता है कि उसकी रूह को मुक्ति मिली। ऐसा क्यों कहा धीरज ने? क्या वह शादी के बाद खुश नहीं थी? क्यों ऐसी बेजार सी हो गई थी सुमन? मैं सोचने लगी। उसके पति से इन बातों को सुनकर मुझे संशय सा हुआ था कि सुमन शायद अनिल संग अपनी दोस्ती भुला नहीं पाई थी, वरना वह तो एक खुश मिजाज लड़की रही हमेशा। अनगिनत लम्हे आँखों के समक्ष गुजर गए जो मैंने, अनिल और सुमन ने एक साथ बचपन में गुजारे थे, हंसते खिलखिलाते, चिल्लाते मुस्कराते हुए। चलो अच्छा है, अनिल जीवन में आगे बढ़ गया। अभी 2 महीने पहले ही तो मैं बुआ बनी थी। एक बार मन ने फिर संशय का फन काढ़ा था उस वक्त, पर दिमाग ने झट उसे अनगिनत उदाहरणों से कुचल दिया। दिमाग यूं ही दिल की परीक्षा लेता रहता है और उसकी बातों को जुटलाकर व्यक्ति को दुनियादारी का मुखौटा पहना देता है। मैंने उसके पति धीरज को कुछ कहा तो नहीं, बस डबडबाई आंखों से हार तले उसके बड़े से चित्र को मन में भर कर लौट आई, हमेशा के लिए यादों की किवाड़ पर कुंडी लगाकर। सारे दोस्त लौटते मैं यही सोचती रही, पापा ने बिल्कुल सही किया, भले ज़बरदस्ती ही। कितनी कम उम्र लिखाकर सुमन लाई थी, कितना परेशान होंगे उसके घर वाले। सना हर तरह से एक अच्छी बहू, ननद, माँ, डॉक्टर सब साबित हुई। पत्नी धर्म भी तो निभाया ही, पर एक अच्छी पत्नी बनने की राह पूरी तरह से मुकम्मल नहीं कर पाई। अब यदि पति अनिल जैसा रहा, जिसने अपने प्रथम प्रेम की यादों को सर्वदा हृदय में पुष्पित ही रखा, तो वह दिल में पग धरे तो धरे किस तरह? यही वह तनाव था जो अनिल और सना की गृहस्थी में मुझे हमेशा महसूस तो होता, पर एक आशंकित मन की सोच मानकर मैं जुटलाती रहती। अनिल की आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती प्रतीत हो रही थी। वह बार बार एक ही बात कह रहा था, हमारे पिताओं ने हमारे शरीर भले ही दूर दूर रखे, पर हमारी आत्मा जो वर्षों पहले मिल चुकी थी वह अब भी साथ है। मुझे अब उसके पास जाना है। मैं अब और अपनी आत्मा के बगैर नहीं रह सकता। अनिल चुप हो जाओ। सना या मोहित सुनेंगे तो क्या हाल होगा उनका? वे सुन नहीं पाएंगे। मैंने उसके मुंह पर अपनी हथेली रख दी। इसी अस्पताल में उसने अपने को आज़ाद किया था। उसने बरसों मेरा इंतज़ार किया है। अब मैं उसे और अकेले नहीं छोड़ सकता। मुझे जाना ही होगा। मेरी हथेली को पकड़ अब वह मानो जिद कर रहा था, फिर मानो छत की तरफ देखते वह भावना शून्य सा हो गया। उसका यह रहस्य कि सुमन ने वर्षों पूर्व इसी अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली थी, अब मुझे अत्यधिक विचलित करने लगा था। प्रेम के किस रूप की मैं साक्षी बन रही थी। तभी अनिल को देखा। वह बेड के पास की खिड़की के पार शून्य में देखता मुस्कुरा रहा था। मैं पसीने से लथपथ हो गई। उसकी वह स्मित सुकून भरी तसल्लीनता मेरे मन के भव्य को फड़फड़ाने लगी। मैंने झट से पर्दा सरका दिया खिड़की का, पर प्राण को बंद खिड़की या दरवाजे से निकलते थोड़े ना रोका जा सकता है। फिर यहाँ तो मैंने सिर्फ पर्दा ही सरकाया था। मैडम, मैडम,
424 हुए। टैक्सी वाले की आवाज़ ने मुझे अतीत से वर्तमान में बुला लिया। मैं कुछ पहले ही पहुंच गई थी। एक कॉफ़ी का ऑर्डर देकर मैं मोहित का इंतज़ार करने लगी। आसपास नज़र घुमाई, सब खुद में तल्लीन। हंसी मजाक की आवाज़ें बड़ी अच्छी लग रही थी। जी कर रहा था मैं भी ऐसे हंसती ठहाके लगाती, पर अब तो मानो खुशी गुनाह हो गई थी। पहले ऐसे सार्वजनिक जगहों पर अपरिचितों का चेहरा पड़ना, उनके बारे में अनुमान लगाना मेरा फेवरेट टाइम पास हुआ करता था। यूं ही फिर नज़रें दौड़ाने लगी कि मुख्य द्वार से घुसती मुझे वह दिख गई। वही कदकाठी, वही रंगरूप, बस बाल घुंघराले थे, पर उम्र भी वही। कैसे भला? मैं अपनी पगलाती नज़रों को वहाँ से फेर कर दूसरी तरफ देखने का प्रयास करने लगी। आंखें तो घूम गई अच्छे बच्चों की तरह बात मानकर, पर दिल वहीं अटका रह गया। क्या पुनर्जन्म सच्चाई है, या वह थ्योरी सच है कि दुनिया में एक जैसे चेहरे के 7 लोग पाए जाते हैं? अब बुद्धि को बेवजह विचरण करते छोड़कर मैं ठंडी होती कॉफ़ी पर निगाहें टिकाने की कोशिश करने लगी। उफ़, मेरे आंसुओं ने इन्हें अब तक नमकीन बना दिया था। जिंदगी से मिठास ही मानो चली गई है। सोचते हुए मैंने 1 क्यूब चीनी का और डाल ली। बुआ, ज़्यादा चीनी सेहत के लिए ठीक नहीं, कहते हुए मोहित ने पीछे से आकर मेरे गले में बाहों का हार बना दिया। ये देखो, मेरे पापा की बहन, उनकी जुड़वा, ध्यान से देखो। हैं बहन, बस मूंछ की कमी है, वरना ये हूबहू उन्हीं की तरह दिखती हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह। मोहित ने ये बातें किससे कही, यह देखने के लिए मैंने निगाह उठाई तो पाया कि वह वही है जिसे दरवाजे पर खड़ा देखा था मैंने। यादों पर लगी कुंडी खुल चुकी थी। आखिरी बार जिसकी तस्वीर हार तले देखी थी, वह साक्षात मेरे सामने खड़ी थी। कॉफ़ी का कप हाथ से छूट गया और मैं थरथराते सी लगी। बुआ, अब इतना ओवर रिएक्ट मत करो। मैंने शादी नहीं कर ली है, अभी करनी भी नहीं है। बस स्मृति को तुमसे मिलवाना था, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया था। मोहित हंसते हुए उसका परिचय बता रहा था और मैं सुमन की स्मृति से मिलकर एक बार फिर अतीत के गलियारों में पूरी तरह गुम हो चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।